हॉर्स राइडिंग और मंगोलियन डरबे दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हॉर्स राइडिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये इतनी इंटेंस स्पोर्ट, इसमें आपका क्यों इंटरेस्ट आया? जो सबसे लंबी मैंने रेस की थी वो थी 22 घंटे लगातार 170 किलोमीटर की। और उस रेस के बाद चला जा नहीं रहा था, तो मैं बैठा हुआ, सारे जो डिफरेंट राइडर्स थे हम लोग गए। जब हम लोगों ने सिलेक्शन ट्रायल्स दी, उन्होंने कहा कि हमें सेलेक्ट कर दिया उन्होंने। जो हॉर्स राइडिंग थी वो तो उसका शायद 20% हिस्सा था, 80% जो हिस्सा था वो तो सारा हमें बाद में जाके आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुआ। वाइल्ड के अंदर सर्वाइव करना था, खाने पीने के अलावा सर्वाइव करना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो हमारे मेहमान हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक डॉक्टर हैं और इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर एडवेंचर का जो एक शौक़ था वो इनको स्पोर्ट्स की तरफ ले गया। और इन्होंने एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा है, बल्कि मंगोलियन डरबे जो रेस इन्होंने जीती है उसकी हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी 4 लोगों की एक टीम ने उसमें 7th पोजीशन हासिल की है। आज हम इनसे जानेंगे कि इसमें इनका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ। और ख़ास तौर पे मैं ये इस रेस के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए शायद ये एक नई चीज़ हो कि ये इतनी एडवेंचरस स्पोर्ट है और इसमें कोई सच डायरेक्ट रेस्क्यू भी मौजूद नहीं है जो आपको बचाए, लेकिन फिर भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है, ये आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़हद जमील साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अली, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आम तौर पे जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोग होते हैं वो बड़े कह लें कि टू द पॉइंट काम करने वाले, डेस्क जॉब करने वाले लोग होते हैं और वो एडवेंचर से ज़रा दूर होते हैं आम तौर पे, लेकिन आप उतना ही ज़्यादा एडवेंचर के भी करीब हैं। और स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ, और फिर इसका मंगोलियन डरबे का ख्याल आपको कैसे आया? बिल्कुल, नहीं, गुड क्वेश्चन जी। मेरे ख्याल से तो मेडिकल की जो फील्ड है वो खुद एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। बिल्कुल है। तो मैं इधर एचसन कॉलेज होता था और उसके बाद कराची आगा खान चला गया, जिसके बाद अमेरिका में अपनी ट्रेनिंग वगैरह करने गया। तो एचसन कॉलेज में हम लोगों का ये था कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुझान होता था और हॉर्स राइडिंग भी वहाँ पे बचपन में सिखाई जाती थी। फिर मेरे वालिद साहब डॉक्टर खालिद जमील अख्तर, उनके एक्सीडेंट से पहले बड़े अच्छे सवार थे, और मेरे दादा चौधरी अख्तर अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। तो हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो घर में स्पोर्ट्स का बहुत कल्चर था और बहुत इंकरेजमेंट थी। तो यही था कि स्पोर्ट्स का बचपन से शौक़ चढ़ा और उसके बाद जैसे ही तालीम आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करते गए, और मेरा ये गोल था कि एक दफ़ा अपनी कंसल्टेंसी और प्रैक्टिस स्टार्ट कर लूँ, उसके बाद मैं इन शौक़ को रीविज़िट करूँगा। तो स्टेट फोकस फॉर अ वाइल, और फिर जैसे ही ज़िंदगी ने दोबारा मौका दिया तो स्पोर्ट्स की तरफ वापस आए और हॉर्स राइडिंग का इंतखाब किया। अमेरिका में मैं ऑरेगन में मुकीम हूँ, इस वक्त कैलिफोर्निया के साथ स्टेट है, तो वो बहुत ही खूबसूरत स्वात, इस्लामाबाद, मरगला हिल जैसी जगह थी। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि जो रुझान था हाइकिंग का, रनिंग का, इसके साथ साथ लोग घोड़सवारी बहुत ज़्यादा आउटडोर करते थे, तो तकरीबन 5-6 साल पहले ही मैं स्पोर्ट्स में दोबारा लगा। और फिर जो लॉन्ग डिस्टेंस हॉर्स राइडिंग, जिसको इंड्योरेंस वर्ल्ड कहा जाता है, जो कि कम से कम 50 से 60 किलोमीटर की रेसें होती हैं, उसमें फिर हम लोगों ने, जैसे कहते हैं, एज ए टीम स्टार्ट किया। सर, पाकिस्तान में भी स्टार्ट किया था आपने ये? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है। पाकिस्तान में हम लोग जिसे कहते हैं अनऑफिशियली अपने तौर पर 50 से 100 किलोमीटर की राइड कर चुके हैं, लेकिन जो ऑफिशियल माइल्स जिसको आप कहते हैं वो आपको जब तक एक कमेटी ना हो, जब तक एक बॉडी ना हो उसके अंडर, तो अभी तक फिलहाल पाकिस्तान में इसका ऑफिशियल सेटअप उस तरह का एग्जिस्ट नहीं करता। सर, हॉर्स राइडिंग और मंगोलियन डरबे दोनों बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हॉर्स राइडिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये इतनी इंटेंस स्पोर्ट, इसमें आपका क्यों इंटरेस्ट आया? मैं अली, जब ये डिफरेंट रेसेस कर रहे थे तो जो सबसे लंबी मैंने रेस की थी वो थी 22 घंटे लगातार 170 किलोमीटर की। और उस रेस के बाद चला जा नहीं रहा था, तो मैं बैठा हुआ, सारे जो डिफरेंट राइडर्स थे, तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार इससे ख़तरनाक तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा एक चीज़ है। मैंने कहा क्या? तो किसी ने इस रेस का बताया आज से 2-2.5 साल पहले। तो हम गए, इसके सिलेक्शन कैंप पे गए, 1 हफ्ते का तवील प्रोसेस था। उन्होंने देखा कि आपका, मैं, मेरे जो साथी हैं मौज़म हयात खान, उमैर कायम खानी और उमर हयात खान, डॉक्टर उमर, तो हम लोग गए। जब हम लोगों ने सिलेक्शन ट्रायल्स दी, उन्होंने कहा कि हमें सेलेक्ट कर दिया उन्होंने, और आहिस्ता आहिस्ता सिलेक्शन के बाद हमें पता चलते गए कि इस रेस में ख़तरात कितने होंगे और किस तरह के चैलेंजेस होंगे। जो हॉर्स राइडिंग थी वो तो उसका शायद 20% हिस्सा था, 80% जो हिस्सा था वो तो सारा हमें बाद में जाके आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुआ
जिसमें सर्वाइवल टैक्टिक्स थे, कैंपिंग थी, वाइल्ड के अंदर सर्वाइव करना था, खाने पीने के अलावा सर्वाइव करना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे। सर मंगोलिया में जो ये रेस होती है इसका कोई क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या है? इसका क्राइटेरिया ये है कि जो उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके डिफरेंट जगह पे दुनिया में स्काउट्स होते हैं, तो आप जाके अप्लाई करते हैं, पहले सबसे पहले अपनी CV भेजते हैं राइडिंग की, और फिर आप उनको बताते हैं कि हाउ आर यू फिट टू डू द रेस, बिकॉज 10 दिन आप, ये हो सकता है कि शायद 4-5 दिन आपको खाना भी ना मिले, आपको बिल्कुल वाइल्ड में सोना पड़े, जंगली जानवर इसमें आ जाते थे, सांप वगैरह, वाइल्ड डॉग्स आए हैं, एलिवेशन पे तो वुल्व्स भी थे बेसिकली, जिसे कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों का नहीं इनकाउंटर। सर इससे बचने का कोई इंतज़ाम प्रॉपर होता है या बस ऐसे ही चीज़ें चलती हैं? बचने का इंतज़ाम इसका ये है कि ये अब आपकी नेविगेशन के ऊपर है, और वो आपको सुबह 7 से शाम 7 बजे तक का टाइम देते हैं, और फिर उन्होंने जब देखा कि लोग शाम 7 बजे बड़ी अनसेफ कैंपिंग कर रहे हैं, जिसमें लोगों के घोड़े भाग रहे थे और कुछ थोड़े डेंजरस इनकाउंटर्स हुए, तो फिर उन्होंने हमारी रेस के दौरान चौथे दिन एक बीपर चला हमारा GPS सिस्टम में, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप सेफ कैंप नहीं ढूंढ सकते 7 बजे तक तो हम आपको टाइम की पेनल्टी देंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राइडर्स थे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो अनसेफ कैंपिंग कर रहे थे, और फिर उनको रात को जाके जीपें लेट नाइट जाके रेस्क्यू कर रही थी डिफरेंट सिनारियोज़ के अंदर से। तो कैंप इसका क्राइटेरिया यही था कि एक तो आपको राइडर बहुत अच्छा होना पड़ेगा, दूसरा आपकी फिटनेस इतनी होनी चाहिए कि आप 10 दिन लगातार राइड कर सकें और हाइक भी कर सकें साथ में काठी पकड़ के। तो सर वहाँ पे खाने पीने का ड्यूरिंग इस रेस क्या इंतज़ाम होता है या क्या चीज़ें वहाँ पे खाई जाती हैं, ये थोड़ा सा बताएं। खाने पीने का ये इसी तरह जिस तरह वो टर्किश ड्रामा आजकल जो मशहूर हुआ था, तो आप यकीन करें वो जो नोमैडिक ट्राइब होते हैं जो कि अपनी झुग्गियाँ लेके हर 3-4 महीने बाद जिधर उनका जानवर जाता है वो उधर अपना टेंट लगा लेते हैं। तो मंगोलिया में जब आप शहर से बाहर निकलते हैं तो सारी ज़मीन जो है वो सबकी है, वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, उसमें कोई चार दीवारी नहीं है। तो आप टेंट लगा लें, मैं लगा लूँ, जितने लोग मर्जी टेंट लगा लें। उसके अंदर उनका सबसे ज़्यादा जो वो चीज़ रखते हैं वो शीप होती है, उनके पास घोड़े होते हैं, और उनके पास याक होता है जो उनका बड़ा भैंसा होता है। इसी के इर्द गिर्द इनकी दुनिया चलती है। तो वो एक आधा कभी ज़िबा करके जो उसका मीट होता है स्टोर कर लेते हैं, और सर्दियाँ वहाँ पे बहुत हार्श होती हैं। तो हम लोगों को ये होता था कि शाम 7 बजे तक अगर तो किस्मत होती थी और कोई कैंप मिल जाता था तो हमने ट्रांसलेशन रखी हुई थी, हम फैमिलीज़ को जाके थोड़े मिन्नतें तरले करते थे कि हम इस तरह रेस में शरीक हो रहे हैं, हमें ठहरा लें। काफ़ी दफ़ा फैमिलीज़ ने नहीं ठहराया तो हम खुले में बस सो गए थे। जब वो ठहराते थे तो जो वो खाने को देते हैं उसमें सूप होता था, कोई ब्रेड का पीस मिल जाता था, कभी कोई गोश्त का पीस मिल जाता था। लेकिन आप यकीन करें जब सुबह 15 घंटे की मुशक्क़त आप करके आते थे, उसके बाद आप पूछते नहीं थे 2 दफ़ा कि ये क्या है क्या नहीं है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए ऑफिशियल प्लेटफॉर्म क्या है, कहाँ से वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? एक तो आप भी माशाल्लाह बता रहे हैं क्योंकि आप उसका पार्टिसिपेट करके आए हैं, लेकिन इसकी ऑफिशियल कोई वेबसाइट है, कोई चैनल है, कहाँ से रब्ता करें? बिल्कुल, दी इक्वेस्ट्रियनिस्ट जो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट होती है, दी इक्वेस्ट्रियनिस्ट के नाम से ये कंपनी है जो कि ये 3 रेसेस दुनिया में कराती है। और मंगोल डर्बी अगर आप लिखेंगे 2023 या कोई भी ईयर, इसका ऑफिशियल पेज आ जाएगा। मैं आपको लिंक भी इसका शेयर कर दूंगा, तो उस पर जाके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, इसकी हिस्ट्री, राइडर्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सारा कुछ आ जाएगा। और हमें रीच आउट करें, विल लव टू कनेक्ट। जो राइडर्स हैं जो एम्बिशियस हैं ये करने के लिए, हम आपको ऑर्गेनाइजर से खुद कनेक्ट। सर अब आप एग्जैक्ट रेस के बारे में थोड़ा सा बताएं, जो आपने मुझे अभी इंटरव्यू से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वो बहुत एक मुश्किल टास्क है, और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो एक बुल के ऊपर आप बैठ जाते हैं और वो जंप्स करता है जब तक आप उससे उतर नहीं जाते। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, और ये हॉर्सेस की क्या ट्रेनिंग हुई होती है, और कितना वेट ये इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, और किन लोगों के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल, इसमें लिए होता यह था कि जो आपने जो सारा गियर अपना सामान पहना हुआ है, आपका वजन 85 किलो से कम होना चाहिए। सही। अब अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारी जो इसमें विनर्स हैं वो एक्चुअली 2 किस्म के लोग मिलते हैं, एक फीमेल और दूसरा जिनका आर्मी का बैकग्राउंड होता है। फीमेल इसलिए क्योंकि उनका वजन बहुत कम होता है। इस साल जो जीती है राइडर, उसके और मेरे वेट में तकरीबन 22 किलो का वजन का फर्क था। तो वही घोड़ा 22 किलो कम कैरी कर रहा है, स्वीडन की है, लेकिन वो UN आर्मी की सर्विंग ऑफिसर
है। जो सेकंड लड़का आया था मैट, वो सार्जेंट है, मरीन है अमेरिका का। और जो तीसरी खातून आई थी वो यूके की आर्मी से अभी रिसेंटली रिटायर हुई थी। मोस्टली फुली ट्रेंड आर्मी के। हाँ, जो टॉप 7 में आप देखें उसमें हम माशाल्लाह 4 पाकिस्तानी थे जो कि वैसे प्रोफेशनली और भी काम करते हैं। जो बाकी 2 राइडर्स थे, एक अर्जेंटीना के अंदर जिसको गाउचो कहते हैं, वो कैटल फार्मिंग के राइडर, और जो दूसरा लड़का था वो स्पेन का हावियर, वो 12 साल की उम्र से रोज़ाना जिसे कहते हैं घोड़े ट्रेन करता है। तो इसमें रेस का 85 किलो का वज़न की लिमिट होती थी। आप सुबह 7 बजे ये राइड शुरू करते थे और आपको जाके एक घोड़ा दे दिया जाता था जो आपने 50 से 60 किलोमीटर का फासला, एक जीपीएस क्वाड्रेंट आपको दे दिया जाता था, पॉइंट ए से बी जाना है। अब वो आपको ये नहीं बताता था कि रास्ता स्ट्रेट लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। स्ट्रेट पहाड़ होगा, आप पहाड़ चढ़ जाएं, या आप राइट से चले जाएं। अब आप राइट से जाएंगे आपको पता नहीं आगे दरिया होगा, लेफ्ट से चले जाएं आपको पता नहीं दलदल होगा। तो इसलिए दूसरे तीसरे दिन तक सारे राइडर्स जो थे दूर दूर तक किसी को कोई नज़र नहीं आता था, क्योंकि हर किसी का रास्ता इतना डिफरेंट बनता जा रहा था। तो जो नेविगेशन का कॉन्सेप्ट था, इसलिए जो आर्मी के लोग हैं इसमें बहुत अच्छा करते हैं। उनको टेरेन रीड करना आता है, उनको सन के साथ साथ बेसिकली नेविगेशन सारी रीड करनी आती होती थी। तो ये आप करते थे, फिर आपकी मर्जी होती थी। हम लोग काफ़ी फुल स्पीड में जा रहे थे, लेकिन उसके अंदर होल्स बहुत थे ग्राउंड के। तो जो बहुत सारे राइडर्स के एक्सीडेंट्स हुए थे, वो फुल स्पीड में जाते हुए जब घोड़ा होल में लगता है और गिरता है, टॉपल करता है, तो इसलिए आपका इसमें जो वेट है, जॉकी जिस तरह आगे होकर राइड करते हैं, इसमें आपको पीछे रहना होता है ताकि जब एकदम से होल आता है अब आप घोड़े के साथ ना गिरें। और जो इसका मेन सबसे जो ट्रिकी पार्ट था वो था कि जब आप घोड़ा स्टेशन पे इवेंचुअली पहुंचते थे तो वो स्टेशन पे एक टेंट लगा होता था और 4 घोड़े खड़े होते थे और एक वेट डॉक्टर खड़ा होता था स्टेथोस्कोप लेके। तो वो मेक श्योर करता था घोड़ा ठीक हो। तो घोड़े का हार्ट रेट 56 से कम होना था। इसका मतलब है कि घोड़ा इतना ठंडा है जैसे वो चला ही नहीं है। तो आप यकीन करें फिर 50 से, ये भी रेस का पार्ट है, ये रेस का पार्ट है। और हम लोग जो अनफॉर्चुनेटली हमारी टॉप 3 पोजीशन नहीं आ सकी, वो इन पेनल्टीज की वजह से आई। क्योंकि जब हम आप पहुंचे 2-3 स्टेशन में हमारे घोड़ों के हार्ट रेट 64, 66 इससे नीचे आए नहीं। वो आपको 30 मिनट्स देते थे, उसमें हम पानी डालते थे, खाना खिलाते थे उसको। लेकिन जब हार्ट रेट नीचे ना आना हो किसी घोड़े का, क्योंकि अनफिट भी थे कुछ घोड़े, राइट। अच्छा। और आपका वेट ज़्यादा है, किसी का वेट कम है, तो उसका घोड़ा ज़्यादा फ्रेश होगा। सर 7th पोजीशन जब आपकी टीम ने हासिल की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, क्या फीलिंग्स थी उस वक़्त? और जितनी चोटें लगी थी, क्या वो लगा कि उनकी वैल्यू रिकवर हो गई है? हमारी आप ये कर लेंगे विद इन द 4 ऑफ अस, अल्लाह का करम था कि कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जो इसमें मेजर एक्सीडेंट्स हुए थे, एक इवैक्यूएट कोरिया होकर राइडर किया, उसकी टांग में सीवियर इन्फेक्शन आ गई, तो उन्होंने कहा मंगोलिया में कि इसकी टांग कट जाएगी। वो फिर जब उनके पास MRI नहीं है कोरिया के अंदर, तो वहाँ पे उसको जब लेके गए हैं तो उन्होंने देखा बोन इतनी इन्फेक्ट नहीं हुई थी, तो उसको एंटीबायोटिक्स पर भी मेरी बल्कि कल बात ही हुई है उस राइडर से। एक जो राइडर थी उसको बहुत सीरियस लंग पंक्चर हो गया था रिब्स टूट के, फिर एक स्टर्नल मिड फ्रैक्चर हुआ था, क्लेविकल के फ्रैक्चर्स हुए थे, हिप डिसलोकेशंस हुई थी। तो तकरीबन 16 से 17 राइडर्स को सीरियस इंजरीज, हीट स्ट्रोक्स, और हम लोगों की जो स्ट्रेंथ थी वो हमारी यूनिटी थी और एक दूसरे का साथ था। जब हम रेस स्टार्ट कर रहे थे तो हमें ऑर्गेनाइजर्स ने बुलाया और उन्होंने कहा इस 15 साल तारीख में कंपटीशन की कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि 4 राइडर्स इकट्ठे आए हों और इकट्ठे सक्सेसफुली इसको ख़त्म करें। तो हमने उनको यही समझाया, हमने कहा दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर, कि आप लोगों को प्रूव करने के लिए किया जा सकता है काम। तो आप यकीन करें कि द फैक्ट कि हम लोग सारों ने इकट्ठे राइड किया मोर और लेस, आखिरी दिन फिर जब हम लोगों को पेनल्टीज पड़ गई तो हमने एक अपना राइडर जो मौजम था उसको हमने आगे भेज दिया और एक पॉइंट तक हम सारे थर्ड आ रहे थे अगर पेनल्टी ना मिलती। तो वो जो फीलिंग थी फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए वो बहुत ही सरियल और जिसे कहते हैं ना बहुत ही एक अनइमेजिनेबल सा मोमेंट था, क्योंकि 1.5-2 साल की मेहनत थी, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग थी और फिर रेस के दौरान जो जो हो रहा था वो हमें ऑब्वियसली आइडिया उसके सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे। तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कौम का, माँ बाप का, दोस्तों का, फैमिली की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इसकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें, जिम, रनिंग, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं? इसमें हम जी बिल्कुल, इसमें आप ये लगा लें कि आपने 12 घंटे कार्डियो करनी है नॉन स्टॉप। अच्छा। तो मेरा पर्सनली 3 किलो वज़न कम हुआ है 10 दिन में। उमैर कायम खानी जो एक हमारा राइडर था उसका 4 किलो वज़न कम हुआ है, उसकी माशाल्लाह 6 फुट 6 जिसका कद है। तो अब
आपकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप खुराक के बगैर 12 घंटे लगातार कार्डियो करते रहेंगे। क्योंकि इसके एंड में काफ़ी दफ़ा ये होता था हम घोड़े से काठी उतार के पकड़ के पहाड़ भी चढ़ते थे। सही। तो अब आप खुद सोच रहे हैं, उसमें जिम आ जाती है, उसमें रनिंग आ जाती है, हाइकिंग आ जाती है, हॉर्स राइडिंग तो होती है। ये सारे मेन डिसिप्लिन हैं। सर फ्यूचर में इसके अलावा क्या आपके गोल्स हैं, कुछ आप अचीव मज़ीद करना चाहते हैं तो वो आप बताएं, नाजरीन के साथ शेयर करें। आई थिंक सबसे बड़ी अचीवमेंट हम चारों राइडर्स की ये होगी कि स्पोर्ट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें यूथ के लिए। पाकिस्तान में हॉर्स राइडिंग का बहुत खूबसूरत कल्चर, नेज़ाबाजी, मेले, पोलो की हद तक अभी महदूद है। जो ये लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं, और तो हमारा ये बहुत बड़ी एक ड्रीम है कि इंशाल्लाह इसकी हम एक ऑफिशियली इसको लॉन्च करें और इसकी फिर आहिस्ता आहिस्ता रेसेस भी मुनक्कद करें और लेजर राइड्स को भी मुनक्कद करें। सर इसको थोड़ा सा सेफ प्ले की तरफ लेके आया जा सकता है, जैसे आप वहाँ का बता रहे हैं, वहाँ तो बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि यानी कि जैसे आपने बताया कि रेस्क्यू टीम भी जो है वो 1.5 घंटे के बाद आती है, और जो टाइम है अगर आपको चोट लग जाए उसके लिए टाइम बहुत है कि नेक्स्ट जिस बंदे ने आपको रेस्क्यू करने आना है उस दौरान आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो ये इसको किसी तरह सेव किया जा सकता है। बिल्कुल, देखें ये ऑफिशियली क्लेम टू बी लॉन्गेस्ट, दुनिया की सबसे लंबी एंड टफेस्ट ये इसलिए है क्योंकि इसमें ये चैलेंजेस थे। अगर आप वो टफ वाला एलिमेंट निकाल दें और आप सिर्फ डिस्टेंस की तरफ फोकस करें, जिस तरह हम लोग अमेरिका में, अफ्रीका में जाके डिफरेंट रेसेस करते रहे, तो बिल्कुल वो बहुत सेफली हो सकती है कि आप लगा लें कि यहाँ से आप लाहौर का, बेदियाँ से आप कह लें जल्लो पार्क का एक ट्रैक आप बना दें और आपको पता है राइडर्स उसी ट्रैक पे होंगे और आप 5-5 किलोमीटर के बाद स्काउट छोड़ दें, तो बिल्कुल ये हो सकता है। बिल्कुल इसको सेफ बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है। सर कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह साहब को देख के तो जिसे कहते हैं हम लोगों को भी रेगुलर बेसिस पे जिसे कहते हैं मोटिवेशन मिलती है। मैं बल्कि जब काम पे जाता हूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंटली लगा हुआ होता है और कासिम अली शाह साहब की जो स्पीचेज़ हैं, कासिम अली शाह साहब का जो कंटेंट है वो इतना मोटिवेटिंग है कि जिसे कहते हैं कि आई थिंक वी आर ब्लेस्ड एज पाकिस्तानीज़ कि हमारे पास एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर एट द राइट टाइम आया है जिसने यूथ को ना सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि एक यूनाइट किया और विजन देना शुरू किया है। सो हैट्स ऑफ टू कासिम अली शाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर फ़ाहद जमील साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ख़ास उस रेस के बारे में आपने शेयर की, और वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने 7th पोजीशन हासिल की, मुल्क को रिप्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।